अंकित और शीतल दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। अंकित अपने बड़े भाई विशाल को समझा समझा कर थक गया था, लेकिन वो तो जिद पर अड़े हुए थे। अरे तुम समझते क्यों नहीं अंकित? नहीं मतलब नहीं। बारात अब वापस जाएगी। मुझे नहीं करनी इस घर में शादी। भैया ये क्या बात हो गई? शादी ब्याह कोई मजाक है क्या? मजाक? मजाक तो उन्होंने बना रखा है। माना कि शादी ब्याह में जूते चुराने की रस्म होती है, लड़के वालों को जूते के पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा मना किया पैसे देने के लिए? मैं दे तो रहा हूं 500 रुपए, लेकिन वो है कि 5000 की जिद पकड़ कर बैठे हैं। अरे भैया दे दो ना 5000, नहीं तो इतनी अच्छी भाभी हाथ से निकल जाएगी। निकलती है तो निकल जाने दे, मुझे नहीं करनी शादी। और अगर तुझे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो तू ही जाकर कर ले शादी। क्या भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? उधर शीतल का भी वही हाल था। वो भी अपनी बहन रितिका को समझाकर थक गई थी, लेकिन रितिका भी टस से मस होने को तैयार नहीं हो रही थी। क्यों क्यों पीछे हटे हम? क्योंकि हम लड़की वाले हैं? नहीं, मैं तो नहीं हटूंगी पीछे, और तू भी मत हट। तूने ही तो 5000 मांगे हैं ना। देख, 5000 देंगे तब जूते उन्हें वापस मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अरे दीदी, खामखा की जिद छोड़ो ना, नहीं तो जीजू बारात लेकर वापस चले जाएंगे। तो जाने दो ना। जूते की रस्म के कारण बारात वापस लौटने लगी। दूल्हा 500 दे रहा था और दुल्हन की तरफ से 5000 की डिमांड थी। लेकिन बारात वापसी की इस घटना को देखकर सबसे ज्यादा रोना अंकित और शीतल को आ रहा था। अंकित दूल्हे का भाई था और शीतल दुल्हन की बहन। आखिर क्या था उनके दुखी होने का कारण? इसे जानने के लिए समय की घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। उस दिन राजेश और रितिका की सगाई थी। रितिका भाभी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो मेरे भैया आपको मिले। पता है, मेरे भैया लाखों में एक हैं। अंकित की बात को सुनकर वहीं खड़ी शीतल ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो आपके भैया भी खुशकिस्मती के मामले में कम नहीं है, क्योंकि मेरी बहन लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। करोड़ों में कितने जीरो होते हैं ये पता है ना जी, या मैं बताऊं? शीतल की बात पर वहां खड़े सभी लोगों की हंसी छूट गई। अंकित भी मुस्कुराकर रह गया। और उसी दिन हंसी मजाक के उस माहौल में अंकित और शीतल के बीच भी एक रिश्ता बंध गया। अरे थोड़ा और लीजिए ना, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि कोई लड़की हो। ये कहकर शीतल ने 4 और पूरियां अंकित की थाली में डाल दी। अरे शीतल जी, पहले से ही पेट फटने को तैयार है और आपने 4 पूरियां और डाल दी। कहीं हाजमा खराब हो गया तो गोली भी दे देंगे हाजमे की। आप क्यों टेंशन लेते हैं? मेरे पास पड़ी है हाजमे की गोली, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर शीतल भागती हुई अपने कमरे में गई और हाजमे की गोली ले आई। ये लीजिए जी, ये गोली भी खा लीजिए। घर जाकर ये मत कहिएगा कि होने वाली भाभी के यहाँ ठीक से खाने को नहीं मिला। शीतल की बात पर एक बार फिर से अंकित मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए उसने बोला, शीतल जी एक बात कहूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही हैं। इरादे तो नेक है ना आपके। लो जी, ये क्या बात हुई? घर आए मेहमान को तो हम भगवान मानते हैं, और ऊपर से आप हमारे होने वाले जीजा जी के भाई हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट तो बनता है। लेकिन लगता है आपको ये ट्रीटमेंट पसंद नहीं। चलिए लाइए ये हाजमे की गोली वापस दीजिए। ये कहकर शीतल अंकित के हाथों से हाजमे की गोली छीनने लगी तो अंकित ने कहा, क्या हुआ जी? पल में हमें भगवान बोला और पल में ये बर्ताव। हमारी कोई बात बुरी लगी तो सॉरी रहेगा जी। एक रात की बात है, शीतल ने अंकित को कॉल किया। अंकित गहरी नींद में था। सो रहे थे क्या? नहीं तो भंगड़ा कर रहा था। भंगड़ा इतनी रात को? जोकिंग शीतल, तू भी ना मजाक नहीं समझती है यार। इतनी रात को सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। यार अंकित, तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? हाँ बोलना। पापा ने दीदी की शादी के बाद मेरी शादी का प्लान किया है। आज एक लड़का मुझे देखने आया था, काफी हैंडसम था वो। 3-4 महीने में यूएस जाने वाला है। मुझे तो वो बहुत पसंद आया। मैंने तो पापा से हाँ कह दी है। अंकित जो उतनी देर से ऊँघते हुए शीतल से बात कर रहा था, अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बिस्तर पर चौंक कर उठा और बोला, शीतल पागल हो गई है क्या? ये क्या कह रही है तू? तो किसी दूसरे से शादी करेगी? अरे तेरे बिना मेरा क्या होगा यार? मुझे क्या पता क्या होगा। ओए तू ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा यार। अंकित की इस बात पर शीतल जोर जोर से हंसने लगी। अरे क्या हो गया, तू हंस क्यों रही है? मैं हंस इसलिए रही हूँ कि जोक मारने का सारा कॉन्ट्रैक्ट तूने ले रखा है क्या? मैं नहीं जोक मार सकती। ये जोक था? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पागल है क्या अंकित? तेरे सिवा मेरा दिल और किसी के लिए नहीं धड़क सकता। आई लव यू। आई लव यू टू। चल अब सो जा। सो जाता हूँ, लेकिन तू सपने में तो आएगी ना? कोशिश करूंगी। शीतल और अंकित के प्यार का किसी को पता नहीं था। वो दोनों दुनिया की नजर से बचकर प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे। अंकित चाहता था कि पहले भैया की शादी हो जाए, फिर वो सभी को अपने और शीतल के रिश्ते के बारे में बताएगा। उन्हें पूरी तरह उम्मीद थी कि उनके रिश्ते से कोई ना नहीं करेगा। लेकिन उन दोनों के सपनों पर तो पानी फिर गया था। बारात वापस लौट रही थी। अब अंकित के भैया की शादी ही उस घर में नहीं हुई तो उसकी कहां से होती? अंकित का दिमाग खराब हो रहा था। उसने शीतल को कॉल किया।
शीतल, ये क्या हो गया यार? सब गड़बड़ हो गया। तुझे क्या जरूरत थी 5,000 रुपए मांगने की? ओए, मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। वैसे एक बात कहूँ, तेरे भैया हैं बड़े कंजूस और गैर जिम्मेदार। भला 5,000 के लिए कोई बारात वापस लौटाता है क्या? नहीं शीतल, भैया ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन पता नहीं आज उनकी कौन सी मती मारी गई है। अब क्या करना है यार, पापा और मम्मी भी गुस्से में हैं। दीदी का तो क्या ही कहूँ यार, सब खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इस घटना के बाद मेरे घर वाले तुझसे शादी करने को मानेंगे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार शीतल, क्या करूं यार, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। तभी अंकित के कानों में बैंड बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि बारात जो वापस लौट रही थी वो फिर से वापस आ रही है। घोड़ी पर बैठे राजेश भैया भी वापस आ रहे हैं। बारातियों ने फिर से नाचना भी शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है यार? भैया तो बारात लेकर वापस लौट रहे थे, फिर ये बदलाव मैं कैसे आ गया? दोनों ओर से सारे लोग फिर से जुट गए। शीतल और अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी अंकित के विशाल भैया और शीतल की बहन रितिका जोर जोर से हंसते हुए उनके पास आई और कहा तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोगों के बीच पक रही खिचड़ी का हमें पता नहीं लगेगा? अरे हमें सब पता है तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। कि तुम क्या कह रही हो दीदी? देख शीतल, तुम लोगों ने हमें खूब उल्लू बनाया, अपने प्यार की बात हमसे छिपाई। वो तो 1 सप्ताह पहले मैंने तुम लोगों की बात सुन ली और तुम्हारे प्यार का पता लगा, तो हमने भी सोचा कि तुम लोगों की जरा खिंचाई की जाए। रितिका ने राजेश को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई, और फिर उन्होंने जूते चोरी में ज्यादा पैसे मांगने का और फिर पैसे नहीं देने का और झूठ मूठ का बारात वापसी का प्लान बनाया। उस प्लान में राजेश के माता पिता और शीतल के मम्मी पापा भी शामिल थे। और फिर क्या, उनके प्लान में शीतल और अंकित फंस गए। भैया भाभी, अपने तो जान ही निकाल दी थी हमारी। तुझे क्या लगा एक तू ही स्मार्ट है? अरे हम भी स्मार्ट लोग हैं भाई। देवर जी, हमने एक सरप्राइज और तैयार रखा है। अब क्या करने वाले हो? हम चाहते हैं कि आपकी और शीतल की शादी भी आज ही हो जाए। हमने सारी तैयारी भी कर ली है। क्यों, सही रहेगा ना? रितिका की बात को सुनकर अंकित और शीतल मुस्कुराने लगे। उस रात उन दोनों की भी शादी हो गई। जूते दो पैसे लो की रस्म का कोई 2 दिलों को मिलाने के लिए ऐसे भी उपयोग करेगा, ये किसी को कहाँ पता था। भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। मेरी सभी सहेलियां जा रही हैं, मेरा भी बहुत मन है, प्लीज मुझे जाने दो। हे राम, 5,000 रुपए! इतने में तो मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो। ये लो, जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस कर दो। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं शाम को आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। अरे पढ़ लिख के कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल अब जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे। इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज न जाकर सभी कपड़ों को प्रेस करने लग जाती है। शिवानी जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन सुबह जब शिवानी कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश उससे पूछता है, अरे शिवानी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही आकाश, एक्चुअली वो घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ? हाँ आकाश, दरअसल मेरी भाभी ने मुझे आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा देती है। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहकर कोई फायदा नहीं है, वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भाभी उनकी जिंदगी में आई है तब से वो बिल्कुल ही बदल गए। शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकाश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था। लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तभी कॉलेज की बेल बजती है और आकाश हंसते हुए शिवानी से कहता है, अरे जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसके बाद शिवानी और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं और लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन आकाश शिवानी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है और शिवानी के घर पहुंचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है या नहीं? भाभी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? 1 घंटा ही तो लेट हूँ, आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे 2 दिन से कहीं गायब हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती हो? अगर आज तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना तो कल से 2-2 दिन भी गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ रात को घर आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी।
तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी बहना। शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती और अपने पति मयंक के घर आते ही शिवानी के खिलाफ उसके कान भर देती है। अगली सुबह शिवानी जैसे ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है, तभी मयंक उसे रोकते हुए कहता है, शिवानी, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया, आज तो मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब घर पर रहकर घर के कामकाज सीखो। इससे पहले कि तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो, उससे पहले ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शिवानी, तुम्हें पता है ना, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। कल शाम तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार रहना, हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। और उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में शिवानी के न आने के कारण आकाश भी वहां से बिना पेपर दिए ही चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधि आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, आकाश तुम पागल हो गए हो क्या, जो बिना पेपर दिए आ गए? निधि यार, आज शिवानी कॉलेज नहीं आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जाऊंगी मैं, लेकिन ये तो बताओ, जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ तुम सही कह रही हो। अच्छा, उसको जाकर बोलना कि कल सुबह मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिले। इसके बाद निधि सीधा शिवानी के घर जाती है और उसे आकाश का मैसेज दे देती है। अगले दिन सुबह शिवानी आकाश से जाकर मंदिर में मिलती है और रोते हुए उससे कहती है, आकाश, मेरे भैया भाभी जबरदस्ती मेरी शादी एक अनपढ़ तलाकशुदा मर्द के साथ कर रहे हैं, और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। निधि ने मुझे सब बता दिया है और अब इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम मेरे घर चलो शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश, तुम्हारे घर पर इस तरह रहना, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। शिवानी, आज हम मंदिर में खड़े हैं और मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी, मैं भगवान को साक्षी मानकर उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कुछ कह पाती उससे पहले ही आकाश कुमकुम उठाता है और उससे शिवानी की मांग भर देता है। आकाश की बातों ने शिवानी का मन भी जीत लिया। शायद उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया था और वो राजी खुशी आकाश के साथ मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेती है। शादी करने के फौरन बाद शिवानी आकाश के साथ अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको देखते ही जोर जोर से छाती पीटने लगी। हाय राम, ये क्या कर डाला इस लड़की ने, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ, इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अच्छा, जब तुम पैसों की खातिर मेरी उस तलाकशुदा बच्चों के पिता से शादी करवाने जा रहे थे तब कुछ नहीं, और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शिवानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम हमारे लिए मर गई। मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी भैया जिस दिन भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी, बस ये बात कहने में आपको कई साल लग गए। इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जा रहा होता है। तभी गाड़ी में बैठी शिवानी आकाश से पूछती है, आकाश, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना जाने तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, पता नहीं वो हमारे रिश्ते को अपनाएंगे भी या नहीं। तुम घबराओ नहीं शिवानी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। घर पहुंचते ही आकाश गाड़ी से उतरता है और शिवानी की तरफ का गेट खोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। शिवानी घबराई हुई धीरे धीरे घर के दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और उसकी सास हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी होती है। शिवानी ये सब देखकर दंग रह जाती है। आकाश के मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे से शिवानी का स्वागत किया और तोहफे के रूप में उसे सोने के गहने भी दिए। इसके बाद शिवानी और आकाश ने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर शिवानी ने आकाश से पूछा, आकाश, अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की जगह हमारी आरती उतार रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें उनकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। और ये सब तैयारी, ये भी उन्हीं का ही आइडिया था। ओहो, तो इसीलिए मंदिर में मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, ताकि मेरे पास मना करने का कोई कारण ही ना रहे। हाँ, मेरे मम्मी पापा सुबह से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे, उन्होंने ही घर को सजाया, तुम्हारे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और ये फूलों वाला आइडिया ये भी उन्हीं का ही था। सच में आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे, आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हैं।
हाँ हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दोनों की ही एमएनसी कंपनी में। मन घबरा रहा है, ऐसे घर से कहाँ जा सकता है। इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया, और ये देखो बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी। मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर, नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे। भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं? मेरी प्यारी सासू माँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।